नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। तो भैया हरियाणा की कहानी हमारी चल ही रही थी। इसी बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया। तो आज की कड़ी में हम हरियाणा विधानसभा के रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक कहानी राम रहीम की बचेगी, उसको हम आपको अगले दिन एक्सप्लेन कर देंगे। यानी कि 2-3 एपिसोड और हरियाणा के हम लेने वाले हैं, जिससे कि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। पहले हम बात करेंगे हरियाणा की और थोड़ी सी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, और आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो खुद हरियाणा से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। और उनका कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई कमाल दिखा सकती है, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट जो है सफल रह सकता है। लेकिन उसके उलट अरविंद केजरीवाल को 0 सीटें मिलती हैं। लेकिन इससे भी मज़ेदार बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिल जाती है। यानी कि कब किसका पिटारा भाग्य का खुल जाए कोई कहा नहीं जा सकता। वहीं जहां सुबह सुबह ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस कार्यालय गूंज उठा था, पूरे हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ता नाच गा रहे थे, वहीं जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ती गईं 9, 10, 11, 12 और 1 से 2 बजे के बीच में ढोल वाले कांग्रेस दफ्तर से मुड़कर बीजेपी दफ्तर पर आ चुके थे। मामला आप समझ चुके होंगे कि बीजेपी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हरियाणा में अपनी सरकार फिर से बना ली है, या नए मुख्यमंत्री जो भी रहेंगे वो अपना शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस समय संबोधित कर रहे हैं पूरे देश को, अपने कार्यकर्ताओं को। फिलहाल हम जानते हैं पूरी हरियाणा राज्य की कहानी को, किस प्रकार से चुनाव का पूरा गणित था और बीजेपी को एग्जिट पोल में हारा हुआ बताया गया था, और जैसे ही रिजल्ट आते हैं बीजेपी जीत जाती है। और 57 सालों के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी का फार्मूला अब हिट हो चुका है। जाट वर्सेस नॉन जाट की लड़ाई, राजनीति से गैर जाटों को इकट्ठा कर बीजेपी ने कैसे कमाल दिखाया। वहीं जाटों के गढ़ में भी 7 सीटें बीजेपी ने जीती। ये सब बड़ा मज़ेदार था। आज है दिन मंगलवार, हनुमान जी का दिन है। बीजेपी के लिए एक सुनहरा दिन था। मंगलवार दोपहर 6 बजे तक, मतलब सुबह 6 बजे तक बीजेपी हरियाणा में कुल काउंटिंग की स्टार्टिंग लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थी। टीवी पर दर्शकों की निगाहें गड़ी थी। नेता अपनी सीट को लेकर कहीं ना कहीं सशंकित थे और चीज़ें आगे बढ़ रही थी। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। 2024 में इनमें से 27 सीटें रिटेन कर ली हैं, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट बीजेपी ने जीती हैं। इसके अलावा 22 नई सीटें यहाँ पर जीती गई हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी ने जो 22 नई सीटें जीती हैं, ये 26 मौजूदा सीटें भी बचाने में कामयाबी मिली हुई है। कांग्रेस की बात करेंगे तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस है हमारी, 19 नई सीटें इसने जीती है, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर पाई और इस वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। और इससे कांग्रेस को नई सीटें जीतने का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पुरानी सीटें इनके हाथों से निकल गई। हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता है। 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा किया है। बागड़, साउथ हरियाणा और मेवात बेल्ट में कोई अंतर नहीं आया है। आपको बता दें कि दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड के अगल बगल के 6 जिलों में जीटी रोड बेल्ट में आते हैं, यानी कि 6 जिले जीटी रोड बेल्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत,
यमुनानगर, करनाल और अंबाला की 23 सीटें शामिल हैं। इन जिलों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी हैं। 2014 में इस बेल्ट से बीजेपी ने 21 और 2019 में 12 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीजेपी को 14 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है। बात करें हैं बांगर बेल्ट की। पंजाब से लगे हुए हरियाणा के 2 जिले जींद और कैंथल बांगर बेल्ट में आते हैं। इन दोनों जिलों में कुल 9 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 2 और 2019 में 3 सीटें जीती थी, यानी कि 9 सीटों में से 3 सीटें 2019 में जीती गई थी, 14 में 2 सीटें थीं। लेकिन इस बार बीजेपी ने बांगर बेल्ट में 5 सीटें जीती हैं, यानी 2 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। इस इलाके में भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊंचा है और यहाँ खेती है यहाँ का मुख्य काम होता है। आपको बता दें कि देसवाल बेल्ट जो है इसे जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस बेल्ट में 3 जिले रोहतक, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं, यानी कि जो सोनीपत, झज्जर, रोहतक जिला है ये देसवाल बेल्ट में आता है। कुल इसमें 14 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी यहां से 2014 में 4 सीट और 2019 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। इस बार यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 4 सीट जीतने में कामयाब रही है। बात करेंगे बागड़ बेल्ट की। हमने बांगर की बात की, देसवाल की बात की, अब करते हैं बागड़ बेल्ट की, जो राजस्थान और पंजाब से सटे इलाकों में बांगड़ी बोलने वाले और पंजाबी वोटर्स हैं। इस बेल्ट में 5 जिले जैसे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। इनमें कुल 21 सीट हैं। जाट वोटर डोमिनेंट हैं। 2014 में बीजेपी ने इस बेल्ट से 6 और 2019 में 8 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी यहां से सिर्फ 8 सीटें जीत पाई है, यानी कि जो 8 सीटें उनकी पहले से थीं 2019 में, वो उनमें से 8 सीटें फिर से जीती हैं। यानी कि बांगर और बागड़ अलग अलग इलाके हैं, इसको आप समझ लीजिएगा पहले से। अब हम बात करते हैं अहिरवाल बेल्ट। अहिरवाल बाहुल्य इलाका, यानी कि अहिर जो यादव कम्युनिटी होती है ओबीसी में आती है, जिसमें 3 जिले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिले आते हैं। यहाँ कुल 11 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने यहाँ की 11 और 2019 में 8 सीटें जीती थी। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पे ओबीसी सीट समाजवादी पार्टी को, ओबीसी जो वर्ग है, यादव वर्ग है, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को वोट करते आता है। बिहार में यादव समाज वोट करता है लालू प्रसाद यादव को। लेकिन वही अहिर, यानी कि अहिर, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अहिरवाल जो यादव समाज होता है, बाकी अहिर जो होता है हमारे यहाँ यादव कहते हैं। अब वहाँ क्या है, अगर किसी को एग्जैक्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। वहाँ के जो यादव हैं, अहिर हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं। आपने देखा होगा कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से ही हैं, यानी कि सिर्फ यूपी और बिहार को छोड़ दें तो यादव समाज या अहिर जो लोग, अहिर समाज है, ये बीजेपी को ही वोट करती है। तो यहाँ इन्होंने फिर से जैसा कि हमने आपको बताया कि 2019 में 8 सीटें जीती थी और 2014 में इन्होंने 11 सीट जीती थी। लेकिन इस बार यहाँ पे बीजेपी ने 10 सीटें जीती, यानी कि सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ है। साउथ हरियाणा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से लगे पलवल और फरीदाबाद जिले आते हैं। ब्रजभाषा के असर वाले इस इलाके की 9 सीटों पर गुर्जर वोटर निर्णायक हैं। यहाँ से बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 3 सीट और 2019 में 60 सीट जीती थी। पिछला नतीजा दोहराते हुए इस बार बीजेपी ने यहाँ से 7 सीटें जीत ली हैं। वहीं बात करेंगे मेवात क्षेत्र का। मेवात हरियाणा के मेव मुस्लिम बाहुल्य नूह जिला मेवात कहलाता है, यानी कि जो मेव होते हैं वो मुसलमान होते हैं। मेवात क्षेत्र मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें 3 सीटें हैं। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में बीजेपी यहाँ से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, यानी कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। इस बात पर मुहर लगातार लगते चली जा रही है। फिर भी बीजेपी का अगर योजनाओं की हम बात करेंगे तो ज़्यादातर लाभ मुस्लिमों को मिलता आया है, चाहे वो आवास हो, चाहे जो आपका अनाज वितरण है वो हो, या किसी भी प्रकार की कृषि संबंधित योजना हो, सब योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट लगातार नहीं करते जा रहा है। इस बार भी बीजेपी को यहाँ कोई सीट नहीं मिली है। मेवात में करीब 70% आबादी मुसलमान है और उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। आगे बात करते हैं जाटों के गढ़ में बीजेपी ने 7 नई सीटें जीती हैं। इनमें अगर हम बात करेंगे कि जाटों की बात आपको इसलिए हम बताना चाहेंगे कि जाट वर्सेस नॉन जाट की फार्मूले पर यह चुनाव लड़ा जा रहा था, यानी कि हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फार्मूले पर काम कर रही थी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ कर ली। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती। इनमें से 7 सीटें
जाट बहुल बागड़ और देसवाल बेल्ट में जीती गई है। इसके अलावा पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट बीजेपी की कमज़ोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहाँ भी 7 नई सीटें जीत ली हैं। इनमें अगर हम सीटों की बात करें तो जीटी रोड बेल्ट में 7 सीटें यहाँ पे जीती हैं और कांग्रेस ने यहाँ पे नई 6 सीटें जीती हैं। हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप उसको देख लेंगे। कुछ फैक्टर्स पे हम बात करेंगे कि बीजेपी यहाँ पर कैसे जीत गई, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए थे उस एग्जिट पोल में बीजेपी चुनाव हार रही थी, कांग्रेस चुनाव जीत रही थी और ज़्यादातर एग्जिट पोल में यही बताया जा रहा था। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने 30 सीटों पर टिकट बदल दिए। ट्रेंड्स के मुताबिक इनमें से 22 कैंडिडेट जीत रहे हैं या आगे हैं, ऐसी बातें कही जा रही थी। इसे ऐसे समझना चाहिए कि बीजेपी ने कुल 90 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उनमें से 49 जीत रहे हैं, यानी करीब 56%। वहीं बीजेपी ने 30 सीटों पर टिकट बदले, उनमें 22 जीत रहे हैं, यानी करीब 76%। यानी बीजेपी के टिकट बदलने का फार्मूला काम आ गया, यानी कि जो पुराने नेता थे उनको हटा के नए लोगों को काम दिया गया और जनता ने उन पर भरोसा कर लिया। वहीं आरएसएस, जिसको लोकसभा में बीजेपी ने कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी का कुछ अंदरूनी चला था और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ बयानबाजी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और उसका परिणाम 300 से नीचे की सीट आई लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे हैं। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये एक बड़ी बात थी कि करीब 9.5 साल से चल रहे मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। ऐसे ही बीजेपी ने एक फार्मूला मध्य प्रदेश में भी अपनाया था। शिवराज सिंह को हटा के मतलब चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद हटाया गया, लेकिन उससे पहले वहाँ पे शिवराज सिंह थे, लेकिन मोहन यादव को बनाया जाता है। लेकिन शिवराज सिंह जब लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो बम्पर वोटों से, इतना भयानक वोट से जीतते हैं कि केंद्र को मजबूर होकर उन्हें केंद्र में कृषि मंत्री का पद दे दिया जाता है। आई थिंक कृषि मंत्रालय ही उन्हें मिला है, जहाँ तक मुझे याद है। इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसी तरह मनोहर लाल खट्टर जो आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं, 9.5 साल से मुख्यमंत्री थे और अचानक से इन्हें चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जाता है और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन बीजेपी ये पहले से ही अपना फार्मूला लगा चुकी थी। हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने का ये बड़ा दांव था। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा पार्टी ने सर्वे में पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर है, यानी कि जिस प्रकार से एक मतलब खिलाड़ियों द्वारा वहाँ पे चीज़ें चली थी, जिसको हमने कई वीडियोस की हैं, 1-2 नहीं 4-6 वीडियो हमने किए हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो और जिन्होंने आरोप लगाया था वो खुद ही चुनाव जीत गई, ठीक है, वो चुनाव जीत गई, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई, क्योंकि आरोप लगाई थी तब ये बातें निकल रही थी कि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं और कांग्रेस इसका सपोर्ट कर रही है। और फिर वही जो आरोप लगा रही थी उनके द्वारा कांग्रेस ज्वाइन किया जाता है और कांग्रेस से चुनाव जीत भी लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार जाती है। तो ये जो पहलवानों का विरोध था, किसान आंदोलन थे, इन सारी वजहों से मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ये काम किया गया। और इसके अलावा खट्टर चुनाव प्रचार से भी नदारत रहे, यानी कि उन्हें चुनाव प्रचार से भी दूर रखा गया। यहाँ तक कि राज्य के ज़्यादातर पोस्टर्स में मनोहर लाल खट्टर को दिखाया भी नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 बड़ी रैलियां की, इनमें से केवल एक रैली में ही खट्टर को मौजूद रखा गया। सीनियर जर्नलिस्ट जो पवन कुमार हैं, वहाँ उनका एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल है या उनकी अपनी एक दूरदर्शी निगाहें हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर लोगों में नाराज़गी रही। उनके अंदर एरोगेंस था, वो लोगों से बदतमीजी से मिलते थे, उन्होंने लोगों का काम करने से मना किया। वहीं सैनी मिलनसार रहे और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। ये तो एक तरह से एक्सपर्ट की बात है, बाकी सच्चाई क्या है वो तो जो उनसे मिले होंगे उनको पता होगा। हरियाणा में 36 बिरादरियाँ हैं, जिसे हम जातीय वोट बैंक कह सकते हैं। 36 बिरादरियाँ हैं, इनमें से 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट कम्युनिटी है। बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू कर दी है, यानी कि जाटों को लेकर किसान आंदोलन
और फिर जो पहलवानों का मामला था, इसमें जाटों द्वारा ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया और बीजेपी ने जाट बिरादरी को ही दरकिनार कर दिया और बाकी अन्य लोगों पर फोकस कर दिया। बीजेपी ने जाट की राजनीति करनी शुरू की। पारंपरिक तौर पर सवर्णों की पार्टी कहलाई जाने वाली बीजेपी ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त थी। इसके अलावा पार्टी के पिछड़े और दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की और ये फार्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब हो गया। इसकी एक वानगी आपको बताते हैं। हरियाणा में अनुसूचित जातियों की यानी कि जो SC होती है, शेड्यूल कास्ट होती है, इनकी आबादी करीब 20% है, जिनके लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। इस बार बीजेपी SC यानी कि अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट की 8 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि डबल हो गया। हरियाणा में 2 ही तरह के वोटर हैं, एक कमज़ोर और चुप है और दूसरा जिसमें हिम्मत है और बोल रहा है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उसके साथ गैर जाट हैं, यानी कि जो अनुसूचित जाति के हैं, जो इस रिजल्ट से साबित हुआ है। कमज़ोर और चुप गैर जाट जातियों ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। वहीं एक्सपर्ट सतीश त्यागी हैं, उनका कहना है कि हरियाणा के ज़्यादातर गैर जाटों ने किसान, पहलवान और जवान के मुद्दे पर अपने आप को अलग कर लिया। उनका मानना था कि ये मुद्दे केवल जाटों के हैं, हमारे नहीं है, और बीजेपी भी इसे लपक ली थी। 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। इनमें से 5 बागड़, 4 बांगर और 1 जीटी रोड बेल्ट की सीट थी। 2024 में जेजेपी का यहाँ से सफाया हो गया, यानी कि जो 10 सीटें इन्होंने सब मिला के जीती थी वो गायब हो गई। जेजेपी की 10 सीटें बीजेपी को मिल गई और ये यानी कि 10 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिल गई। ठीक है, सिर्फ बीजेपी को नहीं मिली, 10 सीटें बीजेपी कांग्रेस दोनों को मिली और इससे कांग्रेस को भी बढ़त मिली, बीजेपी को भी बढ़त मिली। बीजेपी 4 सीटों पर इसमें काबिज है। इनमें बांगर और बागड़ बेल्ट की 2-2 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर कामयाब हुई। इनमें बागड़ की बेल्ट 3 और बांगर बेल्ट की 2 और जीटी रोड की 1 बेल्ट शामिल है। 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी ने अलायंस कर सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, लेकिन मार्च 2024 में जेजेपी ने अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसका नुकसान इनको झेलना पड़ा। 2019 में जेजेपी के साथ हुए अलायंस का फ़ायदा 2024 में बीजेपी को मिला और जेजेपी के हिस्से नुकसान आया था। सतीश त्यागी के द्वारा ये भी कहा गया कि जेजेपी और INLD की पॉलिटिक्स को गैर जाट ने नकार दिया। साथ ही 2019 में जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में अलायंस कर सरकार बना ली थी। इससे जेजेपी का जो कोर वोटर था वो उनसे नाराज हो चुका था, भैया इन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़े और इन्हीं के साथ सरकार बना लिए, जैसे कांग्रेस का था आम आदमी पार्टी के साथ। उसी तरह बीजेपी के साथ अलायंस करने को लेकर जेजेपी के समर्थकों में नाराजगी थी, लेकिन अलायंस तोड़ने का फ़ायदा बीजेपी को मिला और जेजेपी के हिस्से नुकसान भारी मात्रा में आया। अब बात करते हैं सभाओं की और रैलियों की, जिसमें कांग्रेस की और बीजेपी की कितनी सभाएं हुई। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की। इनमें से 4 बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से थी। योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पे अपना झंडा लहराया। 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की। मोदी ने रैली करके करीब 20 सीटों को कवर किया, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी आगे निकल चुकी है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज़्यादा सभाएं की। साथ ही 40 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस ने केवल 70 सभाएं की। इनमें से 4 रैलियां और 2 रोड शो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं और राहुल के साथ 1 रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस चुनाव में कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां कहीं ना कहीं भारी पड़ गई और इस तरीके से बीजेपी की वहाँ पे सरकार बन जाती है। बात करेंगे अब थोड़ी हम आम आदमी पार्टी की कि क्या इनका माजरा रहा। मतलब हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी कोशिश में फेल हो गई। पार्टी ने 88 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। ये सारी चीज़ें रहीं। आपको थोड़ा बताएं कि 2019 विधानसभा चुनाव में आम आदमी को नोटा से भी कम वोट मिला था। आम आदमी 46 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कब? हरियाणा के 2019 वाले विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर
46 में लड़ी, जिसमें 0.48% वोट मिले और नोटा को 0.53% वोट मिला था। और इस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी है इसको कोई लाभ नहीं मिला। वहीं अगर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस यहाँ पे 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा यहाँ पे दिखाई नहीं दिया विधानसभा चुनाव में। तो ये रही सारी चीज़ें जिससे कि ये निकल के आया कि हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं रहा और बीजेपी तीसरी बार फिर से अपना जलवा कायम रखी है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जो उनके वोटर्स हैं वो कमज़ोर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी। बहुत सारी चीज़ें थी इस चुनाव में, कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें रही, जैसे राहुल गांधी थे, उनके द्वारा जलेबी को लेकर के जलेबी फैक्ट्री में बनेगी, उसे निर्यात किया जाएगा, आयात किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी ने पकड़ा। और राहुल गांधी विदेशों में जाते थे, वहाँ से प्रचार करते थे, मंचों पर अपनी बातें रखते थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ बातें कह दी थी आरक्षण को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो आरक्षण के बारे में विचार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसे पकड़ा, जैसे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा गया था और बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था, और कांग्रेस हुई या लोकल पार्टियाँ उनको काफ़ी लाभ हुआ था। लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने इसी मुद्दे को लपका और राहुल गांधी की जलेबी और साथ ही साथ आरक्षण को समाप्त करने वाली बात को पकड़ा। और मोदी जी का मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसी मतलब बड़ी बड़ी बयानबाजियाँ हुई और उसका लाभ लगातार मिला और कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, बीजेपी चुनाव जीत सकी है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि सबसे बढ़िया वोट % बीजेपी को ही मिला है, लेकिन सरकार बीजेपी की नहीं बन पाएगी, क्योंकि कांग्रेस और वहाँ की लोकल पार्टियों का अपना अलायंस है और उसके बाद वहाँ पे होगा। देखिए, जो मुख्यमंत्री बनेगा उनकी बायोग्राफी लेके आएंगे और भी चीज़ें होंगी, तब हम उनमें कांग्रेस कश्मीर की और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की जब हम बात करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें हम बताएंगे जो चीज़ें आज छूट रही हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरियाणा की कहानी, कश्मीर की कहानी दोनों अपडेट हो चुकी हैं, प्ले लिस्ट बन चुकी है, वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।